बधाई हो मिस्टर तिवारी, आपको एक बेटी हुई है। क्या? अरे अरे अरे, फिर से इस पनौती ने 5वीं पनौती को जन्म दे दिया। अरे पहले भी 4 बेटियां देकर जी नहीं भरा इसका, जब ये 5वीं भी दे दी, मनहूस कहीं की। राजश्री ने अपनी 5वीं बेटी को जन्म दिया। इससे पहले उसकी 4 बेटियां होती है। बेटा ना देने के कारण उसका पति जगदीश और सास शकुंतला काफी क्रोधित हो जाते हैं और हॉस्पिटल रूम में जाकर उसे डांटते हैं। देखिए ना जगदीश जी, कितनी प्यारी है हमारी लाडो, इसका नाक ना बिल्कुल आप पे गया है। अरे चुप, एकदम चुप, बकवास बके जा रही हो। फिर से मेरे गले में 5वां फंदा बांध दिया तुमने। माँ सही कहती है, तुम्हारे कदम ही अशुभ है। अरे निगौड़ी, इस 5वीं बेटी को जन्म देकर तेरे मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन हमारी दुनिया एक और बार उजड़ गई। एक तो पहले ही तूने 4 बेटियां देकर हमें और निराश किया था। अरे तू इतनी कुलक्षणी कैसे हो सकती है? एक बेटा नहीं दे पाई मेरे बेटे को। मेरा पोता मेरा सपना है, लेकिन तू इसे पूरा ही नहीं कर पाई। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरी किस्मत में यही लिखा है तो। बस अब बहुत हुआ, बहुत जेल लिया तुम्हें भी और तुम्हारी उन 4 मनहूस बेटियों को भी। अब इससे मिला के 5 बेटियों को मैं तो नहीं संभालने वाला। जब राजश्री हॉस्पिटल से घर आती है, तब वो अपना और अपनी बाकी 4 बेटियों का सामान घर के बाहर पड़ा हुआ देखती है। गोद में अपनी 5वीं बेटी को पकड़े हुए आंखों में आंसू के साथ राजश्री कहती है, माँ जी, जगदीश जी, ये आपने मेरे और हमारे बेटियों का सामान ऐसे दरवाजे के बाहर क्यों फेंक दिया है? हमें हमारे घर में तुझे नहीं रखना। अरे जो औरत हमें हमारे खानदान का चिराग नहीं दे सकती, उसका क्या फायदा? अपनी 5 बेटियों को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैंने तय कर लिया है, मैं दूसरी शादी करूँगा और अपने सपूत को पैदा करूँगा। राजश्री फूट फूट कर रोती है और उनसे विनती भी करती है, लेकिन शकुंतला और जगदीश राजश्री की एक नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। राजश्री रोते रोते अपनी 4 बेटियों के साथ यहाँ से वहाँ भटकती फिरती है। वो अपनी 4 बेटियाँ रूही, तारा, पीहू और अमृत के साथ एक पेड़ की छांव में बैठती है। मम्मी, हमें पापा ने घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम और हमारी ये छोटी बहनें कहाँ रहेंगे? मम्मी, आप उदास क्यों हो? बोलो ना, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी छोटी बहन को भूख भी लगी होगी। अब मैं क्या करूं? मायके में भी मेरा कोई नहीं बचा। माँ बाबा की मौत के बाद भाई और भाभी बहुत बुरे हो गए। उन्होंने सारी जायदाद अपने नाम कर ली। ना तो मेरी कोई दोस्त है, ना कोई पहचान वाला। कैसे जीऊंगी मैं? कैसे संभालूंगी मैं अपनी इन 5 बेटियों को इस निर्दयी दुनिया में? सूरज ढल जाता है और अपने पास पड़े कुछ चंद पैसों से राजश्री अपनी बेटियों के लिए एक छोटे ढाबे से कुछ खाना ले आती है। पूरी रात राजश्री और उसकी बेटियां उस ढाबे के पास ही गुजारती है, बाहर खटिया पे सोकर। उस ढाबे की मालकिन को राजश्री अपनी कहानी बताती है। सच में बहुत बुरा लगा बिटिया तेरी ये दर्द भरी कहानी सुनकर। मैं तेरी पैसों से तो मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 2 चीजें दे सकती हूँ। पहला तो आशीर्वाद और दूसरा मेरा पुराना घर, जहाँ अब मैं नहीं रहती। तू वहाँ रह सकती है। लेकिन मुझे कोई काम ढूंढना होगा। अगर पैसे कमाऊंगी तभी तो मैं अपना और अपनी 5 बेटियों का पेट भर सकूंगी ना। उसकी चिंता भी मत कर। इधर ही पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा अमीर परिवार रहता है। उन्हें एक साफ सफाई और खाना बनाने वाले की तलाश है। अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी। राजश्री अब उस बूढ़ी मालकिन के पुराने घर में रहने लगती है। ये घर कितना अच्छा है, और तो ठंडा भी है काफी। मम्मी, हम इस नन्ही सी गुड़िया का नाम क्या रखेंगे? हाँ मम्मी, हमें समझ में नहीं आ रहा। लाखों में एक चमकता सितारा, कोयल सी ये है सुंदरता से भरी। है ये कोई करिश्मा रब का
क्योंकि आखिर ये है मेरी परी। हमारी लाडो रानी का नाम होगा परी। राजश्री को बड़े बंगले में काम भी मिल जाता है। वो रोजाना परी को साथ ले जाकर दिन भर काम करती। वहीं बड़ी बेटियां तारा और पीहू घर का और अपनी बहनें अमृत और रूही का भी ध्यान रखती। राजश्री पैसों को जुटाती है और फिर अपनी चारों बेटियों को स्कूल भी भेजती है। धीरे धीरे राजश्री के जीवन में कई सारे खूबसूरत परिवर्तन होने लगते हैं। वहीं जगदीश दूसरी शादी कर लेता है और उसे दूसरी बीवी से 2 जुड़वा बेटे पैदा होते हैं। समय बीतता जाता है। कई सालों बाद राजश्री की 5 बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी। उन सब की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। बस छोटी परी की पढ़ाई बाकी थी। राजश्री अब भी बंगले में काम कर रही थी। मम्मी, मुझे ना एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी लग गई है। हाँ, और मैंने जिस प्रोडक्शन कंपनी को मेल भेजा था वहाँ पर मैं अब अपनी कहानियाँ लिखूंगी और एक बड़ी राइटर बन के रहूंगी मम्मा। मेरे पास भी गुड न्यूज़ है। मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई है। और मेरे पास तो ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनकर आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुझे एक फिल्म में हीरोइन का रोल करने का मौका मिल गया है। वो भी जाने माने डायरेक्टर सुजीत दास की फिल्म में। मैंने अपने कॉलेज में इस साल टॉप किया है। आज सुबह ही रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। पूरे 98% मिले हैं मुझे। अपनी 5 बेटियों की तरक्की देखकर राजश्री की आंखें खुशी से भर जाती है। न जाने क्या पुण्य किया था मैंने अपने जीवन में जो मुझे 5 हीरे मिले। सच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि तुम 5 मेरी बेटियाँ हो। मेरे साथ जो हुआ उस अन्याय और उस अत्याचार के बाद तो कोई भी हार मानकर बैठ जाता, लेकिन मेरे इस संघर्ष में तुम 5 ने मेरा बहुत साथ दिया। तुम सब दुनिया की सबसे अच्छी बच्चियां हो। 5 बेटियां अपनी माँ के गले लग जाती है। चलो चलो, अब सबसे पहले मिठाई बना लेती हूँ मैं। चाशनी और घी तो है। पहले भोग चढ़ाऊंगी मंदिर में, फिर सबको बांटूंगी। राजश्री मिठाई बनाकर मंदिर में भोग चढ़ाती है और बाकियों को भी खिलाती है। यहाँ राजश्री अपनी 5 बेटियों के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही होती है। वहीं दूसरी ओर जगदीश की दूसरी बीवी से हुए दोनों जुड़वा बेटे एकदम ढीठ और शराबी निकलते हैं। अरे ओ निकम्मो, कभी सोचा है तुम दोनों ने अपने भविष्य के बारे में? दिन रात बस नशे में धुत और जुआ, यही रह गया है तुम्हारे जिंदगी में। हाँ, और नहीं तो क्या। कोई फायदा नहीं ऐसे नालायक बेटों का। वक्त के साथ रूही स्कूल में टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। पीहू एक बहुत बड़ी लेखिका बनती है। उसकी लिखी हुई किताबों के कई सारे दीवाने हो जाते हैं। अमृत अब उस आईटी कंपनी की सीईओ बन जाती है। परी की पढ़ाई पूरी होते ही वो भी एक डॉक्टर बन जाती है। और तारा तो पूरे देश के लोगों के दिलों की धड़कन बन जाती है और एक बहुत ही बड़े मुकाम की अदाकारा बनकर काफी फिल्मों में रोल करती है। कुछ दिनों बाद जगदीश की दूसरी बीवी और दोनों बेटे चालाकी से उसकी जायदाद हड़प लेते हैं और जगदीश और शकुंतला को घर के बाहर धकेल देते हैं। निकल जाइए इस घर से, अब ये जायदाद, ये जमीन हमारी हुई। क्या? ये हरगिज नहीं हो सकता। मैंने ऐसी कोई साइन नहीं की है। उस दिन नींद में आपने साइन कर दी थी। रास्ता नापो और चलते बनो दोनों भी। अरे डाकन, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करने में? अब अपना इमोशनल ड्रामा शुरू मत कर देना सासू माँ। अरे नहीं सासू माँ नहीं, शकुंतला जी, क्योंकि अब मेरा तुम दोनों से कोई नाता नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। जगदीश और शकुंतला का सामान दरवाजे के बाहर फेंक दिया जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जगदीश और शकुंतला को अपने किए कराए पर बहुत शर्मिंदगी और पछतावा महसूस होता है। आज हमारे साथ भी वही हुआ जो हमने कई सालों पहले राजश्री और मेरी 5 बेटियों के साथ किया। बेटे के मोह में हमने हमारे घर की लक्ष्मियों को ही घर से बेघर कर दिया और आज वो 5 इतने बड़े पैमाने पर है और हमें देखो। वाकई में बेटा, हमने बहुत गलत फैसला लिया था। आज अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राजश्री की 5 बेटियां उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बड़े बंगले में ले जाती हैं और उसे सरप्राइज देती है।
मम्मी, ये रहा आपका घर, हम पांचों की तरफ से। आज तक आपने एक बंगले में नौकरानियों जैसे काम किए, लेकिन अब से ये राजश्री अपने बंगले में महारानियों की तरह राज करेगी। जाओ मम्मी, जी लो अपनी जिंदगी। हाँ मम्मी। और रंग भी आप ही की पसंद का लगाया है, सब कुछ आप ही की पसंद का है, पर्दों से लेकर मेज तक सब कुछ। सच में आज एक माँ होना सार्थक हो गया। आज मैं सीना तान के पूरे गर्व के साथ इस दुनिया को कह सकती हूँ कि मैं इन 5 शूरवीर और होनहार बेटियों की माँ हूँ। यश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर अपनी पत्नी स्नेहा को आवाज लगाते हुए कहता है, स्नेहा, मेरा टिफिन पैक हुआ क्या? अपने लिए स्विगी करूंगी, आपके लिए भी मंगा दूं? अरे जब बाहर ही खाना है तो मैं अपने आप देख लूंगा। यश घर से निकल जाता है और स्नेहा टीवी ऑन कर सीरियल देखने बैठ जाती है। तभी उसकी सास वहां आती है। बहू, आज नाश्ते में क्या है? मेरा तो छोले भटूरे ऑर्डर कर रही हूँ, आपको क्या खाना है बता दीजिए, वो आ जाएगा। हाय मोरी मैया, जब देखो ऑर्डर। अरे घर में रसोई घर है, वो शो पीस के लिए है क्या? उसमें कभी कभी खाना भी बनाना होता है। ओफो मम्मी, डोंट बी अ स्पॉइल स्पॉट, आपको खुश होना चाहिए। रोज नई नई डिश खिलाने वाली बहू मिली है। सोसाइटी में किसी की बहू सास का इतना ख्याल नहीं रखती होगी। अरे ध्यान होता तो सेहत बिगाड़ने की जगह सुधारने वाला खाना बनता। अपने चटोरेपन में पूरे घर को लपेट लिया। एनीवेज, छोले भटूरे फिक्स। ये कहकर स्नेहा अपने फोन से खाना ऑर्डर कर दोबारा सीरियल देखने में मग्न हो जाती है। अरे खाना नहीं बनाती, कम से कम घर के दूसरे काम काज तो कर लिया करो। नौकरानी को फ्री सैलरी देने के लिए नहीं रखा, वो झाड़ू पोछे के साथ कपड़े भी धो देगी। अरे वाह महारानी वाह, तूने तो मेरे बेटे को अंबानी समझ रखा है। सास वहां से चली जाती है, पर स्नेहा की सेहत पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। वो टीवी देखती रहती है और कुछ देर बाद डोरबेल बजने पर भागते हुए दरवाजा खोलने जाती है। वाह, मेरे छोले भटूरे, थैंक यू। इसके बाद स्नेहा खाना लेकर अपनी सास को आवाज लगाते हुए रसोई में चली जाती है। मम्मी, मम्मी, देखो हमारा नाश्ता आ गया, जल्दी आ जाओ, सब साथ में नाश्ता करते हैं, मुझसे अब इंतजार नहीं होगा। इस पर स्नेहा और उसके सास ससुर साथ नाश्ता करने बैठ जाते हैं। बहू, इसमें जितना तेल है ना, उतने में तो पूरा घर ही तैर ले। जो है यही है, बाकी आपकी चॉइस। खाना ना पसंद होते हुए भी कोई दूसरी चॉइस नहीं होने पर सास ससुर चुपचाप नाश्ता कर लेते हैं, जिसके बाद स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है और सास ससुर वहीं बैठे रहते हैं। बेटे की शादी करने पर सोचा था बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी, पर वो तो। अगर मेरे पैरों में दिक्कत ना होती ना, तो मैं खुद ही अपने परिवार का खाना बना लेती। शादी को 1 महीना पूरा नहीं हुआ और इसने घर का आधा कैश खाली कर दिया। यश से बात करनी ही पड़ेगी। इस तरह सुबह से शाम हो जाती है और यश ऑफिस से घर वापस आता है। माँ, खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है। मम्मी को ऐसे आवाज लगा रहे हो जैसे न जाने कितना खाना बना लेती हो। अरे घर में कुछ नहीं बना, ऑर्डर करने वाली हूँ, बताओ क्या खाना है? अरे जब तुम्हारा मेन्यू पहले से फिक्स है, फिर हमसे पूछती ही क्यों हो? ये भी सही है। दाल मखनी, स्टफ्ड नान और चाइनीज ऑर्डर कर दूं? तुम्हें रोक भी कौन सकता है? किसी के पास भैंस के आगे बीन बजाने का समय नहीं है।
स्नेहा खाना ऑर्डर करती है और कुछ देर में डिलीवरी आने के बाद सब इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद यश और उसके पापा वॉक के लिए गार्डन में चले जाते हैं। बेटा, अगर हम बूढ़े इसी तरह रोज तेल मसाले वाला खाना खाते रहे तो तेरी माँ और मुझे तो अस्पताल पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अरे ऐसा मत बोलिए पापा, मुझे पता है ये सब गलत है, पर समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इस पर दोनों कोई ना कोई तरकीब सोचने लगते हैं और कुछ देर बाद घर में वापस आकर सास को भी सब कुछ बता देते हैं, जिसके कुछ दिन बाद यश शाम को ऑफिस से घर वापस आकर स्नेहा से कहता है, सुनो, मुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया और दूसरी जॉब के लिए मुझे कुछ दिन शहर से बाहर जाना होगा। ठीक है ना, जाओ तो फिर, इसमें मुझे क्या कह रहे हो। अगली सुबह यश दूसरे शहर जाने के लिए घर से निकलता है और घर से दूर होटल में कमरा लेकर रहने लगता है। जब मेरी चटोरी पत्नी के पास पैसे खत्म होंगे तब उसे सब घर का खाना पसंद आने लगेगा। यश के प्लानिंग अकॉर्डिंग कुछ दिनों में ही स्नेहा के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जिस पर वो अपनी सास से कहती है, मम्मी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, थोड़ा कैश दीजिए ना, नहीं तो ससुर जी से बोल दीजिए ना। हाय, हमारे पास क्या कोई खजाना लगा है? अपने पति से बोलो जाओ। स्नेहा यश को फोन करती है, और सुनिए जी, मेरा ना जो भी कैश था वो खत्म हो गया है, जरा जल्दी से कोई इंतजाम कर दो ना। अरे अभी मैं जहाँ हूँ ना वहाँ मेरे आसपास कोई बैंक नहीं है और मेरे बैंकिंग ऐप भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा बोलकर यश फोन काट देता है, जिसके बाद परेशान स्नेहा बाजार से खाना ऑर्डर करने की सारी तरकीब अपना लेती है, पर कहीं से कुछ नहीं होता, जिस पर उसकी सास बोलती है, खुद भूखा रहना है तो रह, कम से कम हमें तो कुछ खाना बनाकर खिला दे। सास की बात सुनकर स्नेहा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। बहू, जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक भूखे रहने से अच्छा है कि घर का खाना खा लो। इसी तरह एक एक दिन करके अब ये डेली होने लगता है, जिसके चलते धीरे धीरे स्नेहा को भी घर के खाने की आदत पड़ जाती है और उसके इस बदलाव को जानते ही यश घर वापस आ जाता है। स्नेहा, मैं वापस आ गया, आज खाने में क्या है? आज पालक पनीर ऑर्डर। क्या? फिर ऑर्डर? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे बुद्धू, आज मैंने पालक पनीर ऑर्डर नहीं किया, खुद बनाया है, साथ में मक्की की रोटी भी। फिर ठीक है, मुद्दतों बाद घर का खाना मिलेगा। कुसुम को घूमने का बहुत शौक होता है। हर सुबह जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके वो बाहर पड़ोस में घूमने निकल जाती है। इसी तरह एक दिन कुसुम अपनी पड़ोस वाली सहेली सुषमा के साथ बैठी बातें कर रही होती है। अरे पागल, तुझे किस बात की चिंता? बेटे का ब्याह कर और मस्त मौला बनकर जहाँ मन घूमती रहना। अरे बात तो तूने जमा खरी की है, पर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ जो चू चपट किए बिना सारा काम करे। अरे मेरी ननद की बेटी वृंदा बिल्कुल गाय लड़की है। हाँ, इस तरह कुसुम अपने बेटे आशीष की शादी वृंदा से कर देती है। वृंदा सीधी और घरेलू लड़की होती है, जिसके घर आते ही कुसुम का घूमना पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। सुनरी बहू, समय से अपने ससुर जी और आशीष को खाना दे देना, और जब मैं वापस आऊं तब मेरा भी बना देना, मैं तो चली। तब कुसुम के पति बोल पड़ते हैं, सहेली ना हो गई, मेरी सौतन बन गई, पूरा घर उठाकर वहीं बस जाओ तुम। हाँ। ओहो, मेरे जल कुकड़े पति जी, मुझसे इतना भी मत जलो। कुसुम हंसते हुए घर से बाहर निकल जाती है और वृंदा घर का काम करती रहती है। क्या बात है कुसुम, बहू के आते ही तेरा चेहरा बड़ा खिल उठा। सो लगे मुझे अगर झूठ बोलूं,
मैं तो अपना काम खुद खत्म करके घर से बाहर कदम रखती हूँ। जानती हूँ कितना काम करती हो। 100 कुंभकर्ण मरे होंगे तब तुम पैदा हुई होगी। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल। आजकल की बहुएं कहाँ कुछ काम करती हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और कुसुम सूरज ढलने के बाद घर वापस आती है। वृंदा, ओ वृंदा, कहाँ मर गई? सास थकी हारी घर वापस आई है, उसे पानी तो पूछ ले। हाँ बहू, तेरी सास पहाड़ तोड़ कर आई है, पानी नहीं इसे अमृत पिलाओ। पति की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना कुसुम चुपचाप खाना खाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह कुसुम एक बार फिर सज कर घर से बाहर निकलने को तैयार होती है कि तभी वृंदा उसे आवाज लगाते हुए कहती है, मम्मी जी, घर में राशन खत्म हो रहा है, जरा सामान की लिस्ट तो बनवा दीजिए। अरे बड़ा, इस घर में 56 भोग का राशन आना है, जो रोज खाते हैं मंगा लो। पर मम्मी जी। क्या है, मेरी खुशी तो इस घर में किसी को मंजूर ही नहीं, जब देखो टोकते रहते हैं। तभी आशीष भी वहां आ जाता है। क्या बात है, सुबह सुबह सास बहू में कौन सी बातें चल रही हैं? अरे मुझे कोई शौक नहीं, तू ही कर ले अपनी पत्नी से बातें। चली मैं तो। अरे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या चले जाओ, यहाँ तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। ये बोलते हुए कुसुम घर से बाहर निकल जाती है। इनका थोड़ी देर पूरा दिन होता है। अच्छा, मैंने अलमारी में 10 लाख रुपए रखे हैं, कल बैंक ले जाऊंगा, इसलिए आज तुम कहीं भी घर से बाहर मत जाना। वैसे भी मैं कहाँ जाती हूँ जी। इसके बाद आशीष अपने काम पर चला जाता है और वृंदा भी घर के काम में लग जाती है। आज दोपहर के समय कुसुम जल्दी घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर वृंदा उसके पास जाकर कहती है, मम्मी जी, आप इस वक्त घर में? अब तू मुझसे सवाल जवाब करेगी? अरे बहू है, सास बनने की कोशिश ना कर, जा जल्दी रोटी लेकर आ। मम्मी जी, आटा तो खत्म हो गया है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी खरीद कर लाई, फिर गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती हूँ। वृंदा अपना पर्स लेकर भागते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अब खाना तक खाने के लिए महारानी के नखरे सहकर इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर वृंदा का इंतजार करके कुसुम घर खुला छोड़कर दोबारा बाहर चली जाती है, जिसके पीछे वृंदा के वापस आने तक घर में चोरी हो जाती है। घर वापस आकर सारा कीमती सामान गायब देखकर वृंदा हैरान रह जाती है। मर गई रे, लट गए, बर्बाद हो गए, सब चोरी हो गया। वृंदा की आवाज सुनकर पास ही के घर में बैठी उसकी सास वहां आ जाती है, जिसके साथ आशीष और उसके ससुर भी घर पहुंच जाते हैं। ये सब क्या है? वृंदा, मैंने तुम्हें एक काम बोला था, तुम तो वो भी ठीक से नहीं कर पाई। बॉस के 10 लाख रुपए चोरी करा दिए, अब मैं उन्हें कहाँ से वापस करूंगा? मैं तो जी मम्मी को घर में बिठाकर बस आटा लेने के लिए बाहर गई थी। इसके तो हाल मौजरा मस्ती में आग लगे बस्ती में वाले हैं। तुम इस घुमक्कड़ पर कैसे भरोसा कर सकती हो बहू? इसे अपने घूमने के अलावा किसी दूसरे की फिक्र है क्या? अरे मेरे बेटे को इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप है कि मुझ पर ताने मार रहे हैं। तो मम्मी जी, ये सब हुआ भी तो आपकी वजह से है। अगर आप थोड़ी देर घर में रुककर मेरा इंतजार कर लेती, ऐसा कुछ तो ना होता। क्या बाहर घूमना अपने घर के भले बुरे से ज्यादा जरूरी है? अब कोई किसी पर भी इल्जाम लगाए, मुझे तो 10 लाख की चपत लग गई ना। नहीं नहीं बेटे, मैं कभी सपने में भी तेरा नुकसान नहीं सोच सकती। ये सच है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने हमेशा अपना घर, उसकी जिम्मेदारी छोड़कर घूमने फिरने पर ज्यादा ध्यान दिया। सब मेरी गलती है, आप सब मुझे माफ कर दो। अगर ऐसी बात है तो क्या बोलते हो पापा, माफ कर दे? मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कल से फिर वही सब शुरू कर देना है। हाँ नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात है तो ये लो। और वो अपने पास से 10 लाख रुपए निकालकर कुसुम के हाथ पर रख देता है, जिसे देखकर कुसुम हैरान और बाकी सब हंसने लगते हैं। एक बार फिर जब मीरा को होश आता है तो उसके सामने पूरा परिवार खड़ा होता है। इस बार मीरा का पति एक मनोचिकित्सक डॉक्टर को लेकर आता है, और हाँ, इस बार मनोचिकित्सक के कहने पर पूरा परिवार मुगले आजम के भेष में होता है।
घर का नज़ारा भी पुराने महल की तरह सजा दिया होता है। कैसी हो अनारकली? मैं ठीक हूँ हकीम साहब, लेकिन मुझे हुआ क्या है? अब कुछ नहीं, कल महफिल में नाचते नाचते तुम गिर पड़ी थी। अपना ख्याल रखा करो अनारकली। ओह, मैं शहजादे के इश्क में इतनी डूब गई हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रख पा रही हूँ। हकीम साहब मतलब कि डॉक्टर साहब फिर वहाँ से निकल जाते हैं। क्या बात है, महल छोटा छोटा सा लग रहा है और सारे नौकर चाकर कहाँ हैं? हाँ अनारकली, दरअसल पिताजी कैंडी क्रश में राजपाट हार गए हैं, तो अब यही जगह है। ससुर संजय की तरफ घूर कर देखता है और उसे डांटता है। अबे साले, मैं किस लेवल तक पहुंच गया हूँ दिखाओ तुझे। बस बस हुजूरे आला, बस। आपके चाल चलन पर तो मुझे पहले से ही शक था। ए, जबान संभाल कर बात कर, वरना सारी अनारकली की आत्मा निकाल दूंगी अभी। चलो चलो अनारकली, हम कहीं और चलते हैं, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। हाँ हाँ, आप सारे हाथी घोड़े निकाल लीजिए, मैं अभी आती हूँ। वैसे भी ये लोग हमारी प्यार की कद्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जालिम दुनिया ये नहीं जानती कि हमारा प्यार चंद सोने के सिक्कों का मोहताज नहीं। सास मन ही मन सोचती है। सोने के सिक्के, इसकी माँ ने तो दहेज में एक अंगूठी तक नहीं दी, बेटी सोने के सिक्कों की बात कर रही है। मेरी माँ को कुछ ना कहें, उन्होंने आपके दरबार में आपकी खिदमत की है। वो क्या दे सकती है, अपनी फूल सी बेटी दे दी आपको। फिर संजय की तरफ देखकर कहती है, चलिए चलिए, यहाँ से किसी और देश में, किसी और सल्तनत में चलते हैं। अरे मीरा, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। क्या क्या मेरे सरकार, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या नहीं है आपके पास? मेरा मतलब है कि मेरी अनारकली, हमारे हाथी घोड़े भी तो पिताजी कैंडी क्रश में हार गए हैं ना, पैदल कहाँ तक जाएंगे? ओह, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सारे नौकर चाकर कहाँ हैं? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? और मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। लॉकडाउन चल रहा है ना अनारकली, इसीलिए सारे नौकर चाकर छुट्टी पर है। मैं तेरे लिए स्विगी से अभी कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ये ऑर्डर, ये सब कौन सी भाषा है? हे भगवान, मैं एक पल और यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी, और इनको भी यहाँ से ले जाना होगा। चलिए जी। वो अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों सोफे पर बैठे होते हैं। ड्राइंग रूम बिल्कुल राजा के दरबार की तरह सजा है। तभी मीरा वहाँ आ जाती है और हाथ से झुककर आदाब करती है। मुझे पता है, आप लोगों ने मुझ पर जुल्म करने के लिए घर के सारे नौकर चाकर को निकाल दिया है, मुझे खाने के लिए कोई फल तक नहीं दिया। लेकिन आज ये कनीज आपके जुल्म के सामने हार नहीं मानेंगी। मैं शहजादे सलीम का प्यार हूँ, और आज मैं या तो उनसे शादी करूंगी या यहीं अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर मीरा नाचने लगती है। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। नाचते नाचते मीरा जोर जोर से गोल गोल घूमने लगती है और एक बार फिर चक्कर खाकर गिर जाती है। और फिर एक बार उसे होश आता है, जहाँ वो बिल्कुल वैसे ही लेटी होती है। सामने पूरा परिवार उसी वेशभूषा में होता है और डॉक्टर भी। मीरा को होश आता है, वो सबको देखकर हैरान सी रह जाती है। कैसी हो अनारकली? शट अप, हाउ डेयर यू। संजय, ये क्या बक रहा है? और सास की तरफ देखकर कहती है, ओहो, आप लोगों ने ये क्या हाल बना रखा है? इतना कहकर वो खड़ी हो जाती है। ओ, ये इतने भारी कपड़े मुझे किसने पहनाए? बहू, हम मुगले आजम खेल रहे थे तो तुझे अनारकली बनाया था।
शुक्र है कि खेल खत्म तो हुआ। क्या कहा अलमारा? क्या सलीम हमारा नहीं हो सकता है? ओ नहीं, अरे नहीं नहीं, फिर से नहीं। अरे सासू माँ, आपने ही तो कहा ना कि खेल खेल रहे हैं, तो मैं। संजय और ससुर एक साथ बोल पड़ते हैं। अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। ये कहकर सभी एक साथ बैठ जाते हैं और मीरा सबको आश्चर्य से देखने लगती है।